नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच शुरू हो गई है और परिजन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिली है, जबकि मामले की जो अगली सुनवाई है वो 27 जून को होगी। दूसरी ओर राजधानी पटना के लोगों पर महंगाई का नया बोझ पड़ा है, क्योंकि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स में 15% बढ़ोतरी कर दी है। और इन सभी खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में ही बात कर लेते हैं। न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसमें रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ बिलौटी गांव पहुंचे और परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और भरत तिवारी की मां ने दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को वहां भी दोहराई। वहीं इनकाउंटर के 8 दिन बाद जिस तरह से एसपी राज भी परिजनों से मिलने पहुंची और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इस बीच कल हमने देखा कि महापंचायत में लोगों का हुजूम वहां पहुंचा। लोगों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो विधानसभा का घेराव होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि न्यायिक जांच में क्या सच सामने आएगा? क्या परिजनों की जो सीबीआई जांच की मांग वो मानी जाएगी? देखिए, राज्य सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन तो बना दिया है और उसके चेयरमैन के तौर पर विनोद कुमार सिन्हा हैं, जो रिटायर्ड जज हैं पटना हाई कोर्ट के। और जैसे ही कल कैबिनेट में कई चीजों पर निर्णय लिए गए, कल जब इनकी नाम की घोषणा हुई तो तुरंत आज ही वो बिलौटी गांव चले गए। तो विनोद कुमार सिन्हा की सक्रियता इस बात को तो बता ही रहा है ना कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो परिणाम है, जो फाइंडिंग्स है, वहां तक हम पहुंच जाए और जांच में कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी भी थे। इन्वेस्टिगेशन का काम उन्हीं को दिया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी ये करेंगे जो रिटायर्ड जज साहब। तो पहले तो वहां गए हैं, अब वो सबूत वहां ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी मां से वो मिले। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर मुझे दोबारा भी आना पड़ सकता है, तो मैं दोबारा भी आऊंगा। पुलिस वालों से फैक्ट्स लेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिप है, जिस क्लिप के आधार पर बहुत सारे एविडेंस को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसकी शुरुआत तो होगी। एक सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा कि कल ही अर्धरात्रि को महापंचायत के बाद जिले के एसपी, जो भोजपुर के एसपी हैं, वो भी गए थे और उन्होंने भी एश्योर किया पीड़ित परिवार को कि आप के बेटे की जो जांच होगी उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। रह गई बात की, 2 चीजें तो हो गई। 16 जून को जो घटना हुई जिसमें पुलिसकर्मी के साथ भरत भूषण तिवारी जी का एक्सचेंज हो रहा था, हॉट एक्सचेंज, जिसमें वो पिस्टल लिए हुए थे, तो उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लापरवाही मानी और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 17 जून की जो घटना होती है जिसमें पिस्टल फेंकते हुए वो वीडियो में दिखता है और उसके बाद फिर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो एफआईआर तो लॉन्च हो गया है एसएचओ और एसडीपीओ के खिलाफ, जो राजेश शर्मा है, उनको अटैच कर दिया गया है मुख्यालय से, और एक मिश्रा जी हैं, उनको वहां का डीएसपी बनाया गया। तो हत्या का मुकदमा उनकी मां के द्वारा उन पर दर्ज किया गया। आदेश तो जिसने भी दिया होगा, अगर उन्होंने आदेश दिया होगा तभी पुलिस ने गोली चलाई होगी या एसटीएफ वालों ने गोली चलाई होगी। क्योंकि जब डीएसपी होंगे उस ऑपरेशन में तो मजिस्ट्रेट की भूमिका में हुई है, और अगर जब तक वो आदेश नहीं दिए होंगे इनकाउंटर के लिए तब तक गोली नहीं चलाई गई। तो देखते हैं राजेश शर्मा पर क्या कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। एक घटना और जो निकल करके आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल। ग्रामीणों का या प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था, चूंकि
दिन के उजाले में गोली चलाई गई, तो एक बात आई निकल करके कि वो जो गोली चलाई गई थी उसमें 3 गोलियां मारी गई थी। 3 गोली की आवाज ग्रामीणों ने सुना था या प्रत्यक्षदर्शियों ने सुना था। एक घेरा बना करके और उनको वहीं पर 3 गोली मारी गई। लेकिन परिजनों का कहना है कि 2 गोली और मारी गई गाड़ी में, जिसमें एक उनके टेस्टिज की बात भी की गई है कि टेस्टिज में भी गोली मारी गई। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा काउज ऑफ डेथ ना, कि काउज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या है, डेथ के कारण क्या है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि अगर इनकाउंटर की ही बात है तो बिहार सरकार की तो थ्योरी या बिहार पुलिस की थ्योरी हाफ इनकाउंटर की थी, पैर के नीचे गोली मारनी है। फिर आखिर पैर के ऊपर में कैसे गोली मारी गई और जो उनके मौत का कारण बना, तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जहां तक महापंचायत की बात है, तो महापंचायत ने जो अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिनों में जिनको भी आरोपी बनाया गया है, अगर आरोपितों पर कार्रवाई नहीं होती है तो देशव्यापी आंदोलन की वो बात कर रहे हैं। विधानसभा तक ही नहीं, वो जंतर मंतर पर भी कह रहे हैं कि अनवरत धरना देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। प्रशांत किशोर भी कल गए थे। प्रशांत किशोर ने भी कहा कि 15 दिन के अंदर में अगर सम्राट चौधरी की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम उनसे मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो हम उनका घेराव भी करेंगे। तो महापंचायत ने इस घटना को जिस तरह से गंभीरता से लिया है, 1 किलोमीटर की जो दूरी थी जिसमें बिल्कुल लोगों का हुजूम भरा हुआ था, पुलिसकर्मी उस महापंचायत में जाने तक का भी साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि भाई कौन आदमी किस गुस्से का शिकार हम हो जाए। तो महापंचायत परिवार, पीड़ित परिवार का दर्द, जुडिशियल कमीशन और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी जो डीआईजी साहबा को दी गई है, उनका रूल, तो आने दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में वो क्या बताते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी में क्या निकल करके आती है, जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है उस अल्टीमेटम के तहत क्या होता है। सब लोग तो एक ही बात कर रहे हैं ना कि न्याय मिले, और उन्होंने भी ये घटना को अंजाम दिया, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हीं को तो दोषी कहा जाता है, जिसको लेकर के उनकी मां ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया कि मेरे बेटी की हत्या कर दी गई। तो आखिर हत्या का आदेश जिन्होंने भी दिया और जिन्होंने भी हत्या की, दोषी तो वही साबित होंगे। तो साबित होंगे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, या इन्वेस्टिगेशन में कोई और बातें निकल करके आती है, जुडिशियल इंक्वायरी में कोई और चीजें निकल करके आती हैं। तो अभी तो महापंचायत, जुडिशियल कमीशन और जुडिशियल कमीशन के चेयरमैन के तौर पर विनोद कुमार सिन्हा का उस बिलौटी गांव में जाना, परिजनों से मिलना, पीड़ित परिवार से बात करना। प्रसाद सिंह एक वकील हैं, एक अधिवक्ता है, उन्होंने शायद सीबीआई जांच की बात उन्होंने कही है। हाईकोर्ट में भी एक पीआईएल दायर उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, जो पुलिस ने इनकाउंटर किया उस पुलिस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है, क्यों ना जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेट करे। अगर डीआईजी के तौर पर शाहाबाद के डीआईजी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो फिर तो वो तो वही बिहार पुलिस के ही पार्ट हैं, उन्होंने सीबीआई की बात की होगी। हाँ, जुडिशियल कमीशन के सामने उनकी मां ने जरूर कहा कि सीबीआई से अगर इसकी इंक्वायरी करा दी जाए, क्योंकि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग चीजें होती। इन्वेस्टिगेशन तो चाहे वो सेंट्रल का जो सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी का जो फोर्स है वो करे या स्टेट का जो पुलिस है वो करे, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही करती। हाँ, जो ये है इंक्वायरी है वो कोई रिटायर्ड जस्टिस या सिटिंग जस्टिस वो करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराया जाए सीबीआई से। तो देखते हैं, अभी तक ये बातें हुई हैं। जो एसपी भी रात में जो गए थे, भोजपुर एसपी, तो उनके साथ भी जो भी परिजनों की बात हो रही थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वो कोई बिना नंबर प्लेट की गाड़ी का हवाला दे रहे थे कि उस तरह की कोई गाड़ी आती है जाती है, अभी भी हमारे परिवार को लगता है कि हम लोग खतरे में हैं। तो वो भी सोशल मीडिया पर ही मैं देख रहा था कि वो खबरें भी आ रही थी।
तो एसपी का जाना, पीड़ित परिवार से मिलना, डीआईजी का जाना, पीड़ित परिवार से मिलना, और जुडिशियल इंक्वायरी के जो कमीशन जो बना है उसके चेयरमैन है विनोद कुमार सिन्हा, कल ही उनके नाम की घोषणा होती है और आज उस गांव में पहुंच जाते हैं। मतलब लगता है कि जल्द ही कोई ना कोई निष्कर्ष पर कमीशन भी पहुंचेगा और जल्द ही कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे जो परिजनों की मांग हो, चाहे महापंचायत में जुटे हुए लोगों की मांग हो, उसके परिणाम देखने को मिल रहा है कि आखिर वो कैसे कौन सी हो गई जिसमें हथियार फेंकने के बाद भी वो उसकी हत्या कर दी गई। जब व्यक्ति सरेंडर ही कर दिया, आत्मसमर्पण ही कर दिया, जब कोई शरणागत ही हो गया, फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की होती है। बिल्कुल। अगर आपके कस्टडी में गोली मारी जाती है, कस्टडी में उसकी मौत होती है, तो एक सवाल तो है, एक इंक्वायरी का विषय है, एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इतनी सारी चीजों के बीच में देखते हैं कब तक इतना जल्दी निष्कर्ष आता है। और महापंचायत में तो जो जितनी तरह की बातें कही गई वो तो पब्लिक डोमेन में ही है कि हम चाहते हैं कि न्याय मिले भरत भूषण तिवारी को। तो भरत भूषण तिवारी को न्याय तो तभी न मिलेगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। तो दोषी कब पकड़े जाएंगे, कब उनको सजा मिलेगी, कब उनको दोषी साबित किया जाएगा या साबित नहीं किए जाएंगे, अब तो जब तक इसके रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं, जुडिशियल कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो भोजपुर या शाहाबाद रेंज के डीआईजी हैं, उनका दोनों का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद चीजें तय होगी। महापंचायत में बहुत सारी बातें की गई हैं, लेकिन मुख्य बात तो कही गई है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और सब लोग भी यही चाहते हैं कि हाँ उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर वो आत्मसमर्पण कर दिया तो जितनी भी तरह की सजा उनको कोर्ट देती, जितनी तरह की धाराएं पुलिस लगाती, अवैध हथियार रखने का, लहराने का, दिखाने का, फायरिंग करने का, वो सारी चीजें ठीक थी। उसके लिए कोर्ट में प्रावधान है कि कोर्ट सजा तय करेगी कि क्या सजा उनकी होनी चाहिए। लेकिन जब आपकी स्टडी में कोई व्यक्ति चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तो इसकी तो सम्राट चौधरी ने भी बात कहा है कि हमने तो रिटायर्ड जज को जिम्मेवारी दे दी है, जज को इसकी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। तो देखते हैं इम्पार्शियल इंक्वायरी में क्या रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें निकल करके आती हैं। बिल्कुल सर, पटना का ही एक चर्चित कोचिंग विवाद, फायरिंग विवाद जब हुआ था, तो सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक जो हैं रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को नियमित जमानत दे दी है। वहीं खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है, लेकिन अंतिम राहत नहीं दी है। तो कोर्ट ने पुलिस से अपडेट केस डायरी मांगी है और अगली सुनवाई जो है वो 27 जून को तय की गई है। तो खान सर के दोनों जो गार्ड्स की जमानत पर भी फैसला टल गया है। मामला 2 जून को मुसलसलपुर हाट से हुई मारपीट, पत्थरबाजी और कथित फायरिंग से जुड़ा है, जिसने बिहार में काफ़ी चर्चा बटोरी थी। तो इसमें क्या अपडेट है और क्या अपडेटेड डायरी से मामले में नया खुलासा कोई होगा? 27 जून को खान सर को क्या राहत मिल सकती है? देखिए वहां भी इन्वेस्टिगेशन है। कोर्ट से जो फैजल खान है उनको इंटरिम रिलीफ मिला था। इंटरिम रिलीफ का मतलब होता है कि पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन उनको बेल नहीं मिला है और उनके जो 2 गार्ड हैं वो तो अरेस्ट ही हैं। जो डायरी प्रस्तुत की गई थी, शायद कोर्ट ने कहा है कि यह डायरी अधूरी है, अब पूरी डायरी हमें प्रस्तुत कीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन का काम तो वहां भी पुलिस का ही है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जितना जल्दी कोर्ट में डायरी प्रस्तुत कर देगी, उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेगा कि हाँ इनको बेल दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो ये मामला अब अदालत केंद्रित हो गया, अदालत अब इसका निर्णय करेगा। अब इसमें सोशल मीडिया जैसी कोई बात नहीं है जो खबरें चल रही थी, अब ये कोर्ट का विषय हो गया कि कोर्ट जो है वो किस तरह से निर्णय इस पर लेता है। और रह गई बात की रोशन आनंद जी को तो बेल मिल ही गया था, उनके भाई की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद
रोशन आनंद जी ने भी सोशल मीडिया पर ही आकर के बहुत सारे आरोप भी लगाए। बिल्कुल। तो उनके भाई का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं आया मुझे नहीं पता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो वहां भी तो कॉज ऑफ डेथ पता चला होगा कि आखिर वो जो उनके कमरे में जो नेपाल पुलिस का रही थी कि एपिलेप्सी के कुछ ड्रग्स मिले थे, तो क्या एपिलेप्टिक अटैक का कारण था, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स का था, या कॉज ऑफ डेथ में और कहीं कुछ था, तो वो तो पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि उनके फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर फिर वो भी शायद आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं। ठीक है, एक घटना घटी, विवाद हो गया, लेकिन ये कोचिंग हो, विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये विवाद का विषय नहीं है। वहां तो माना जाता है कि वो शिक्षक रोल मॉडल होते हैं। आप कहीं भी खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो आपका काम इस तरह का एक गैंगवार की तरह आपस में लड़ना उलझना नहीं है। आपस में मिल करके बच्चों को तराशना, उनके भविष्य के प्रति जिम्मेवार अपने को बनाना और बेहतर करने के लिए तय करना। लेकिन अब चूंकि ये विवाद कोर्ट के दायरे में चला गया है, रोशन आनंद जी ने भी केस दायर किया है, फैजल खान के भी जो मैनेजर थे उन्होंने भी केस दायर किया है रोशन आनंद जी को। तो रोशन आनंद जी पर तो केवल अभी बेल ही मिला है ना, अभी तो ट्रायल चलेगा। केस में जब तक एक्विटल नहीं हो जाता है तब तक अभी तो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये मामला है कि कोर्ट किस तरह से निर्णय लेता है। तो अब ये सोशल मीडिया की बात अब नहीं रह गई, अब कोर्ट की बात रह गई। देखते हैं कोर्ट कैसे इन लोगों को राहत देती है। हालांकि जब इनको भी, रोशन आनंद जी को भी बेल मिला था, तो वहां भी जो रिमार्क्स दिए थे जो भी जज थे, उन्होंने कहा था कि शायद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने भी कहा था कि आप लोगों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये शिक्षक इस तरह के पत्थरबाजी और फायरिंग के लिए जाने नहीं जाते हैं। शिक्षक जाते हैं एक अच्छा नागरिक निर्माण करने के लिए, और अगर दोनों चाहते हैं कि हम बेहतर करें तो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन आपके बीच में होनी चाहिए, न कि एक गैंगवार की स्थिति होनी चाहिए। तो अब तो मामला कोर्ट में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 27 जून का डेट है। देखते हैं उस दिन अगर डायरी प्रस्तुत कर दी जाती है। आज हम 25 को बात कर रहे हैं, तो परसों शनिवार को शायद उसकी सुनवाई होगी। कल तो मुहर्रम ही है, उसकी छुट्टी होगी, तो शनिवार को क्या होता है। लेकिन अब सब कुछ कोर्ट के हिस्से में है। रोशन आनंद जी शायद अभी लौटे नहीं है अपने भाई के श्राद्ध कर्म के बाद। अगर वो लौटेंगे तो फिर उनके क्या ये होते हैं। क्योंकि घटना तो घट गई, बड़ी दुखद मौत हो गई उनके भाई की। ये भी एक ऐसी घटना है जिसका कि कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। आगे जो फैजल खान है और रोशन आनंद जी के बीच में सुलह समझौता हो जाता है, या ये लोग कोर्ट कचहरी में ही उलझे रहते हैं, या फिर आगे भी कोई इस तरह का माने प्रोवोक करने की या एक दूसरे से उलझने की तैयारी है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो दोनों लोग चाहेंगे कि बेल मिल जाए। रोशन आनंद जी को बेल मिला है, और खान को अभी, जो फैजल खान है, उनको भी इंटरिम रिलीफ मिला है। देखते हैं 27 जून को कोर्ट किस तरह से रिमार्क्स देती है और कोर्ट बेल इन्हें दे पाती है या नहीं दे पाती है। जो परमानेंट बेल की बात की जाती है, जो रोशन आनंद को मिला है, तो 27 जून तक हम लोग इंतजार करें। सर, पटना के लोगों पर महंगाई और का एक और जो बोझ है वो बढ़ गया है। जमीन की रजिस्ट्री और MVR बढ़ाने के बाद अब नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स भी 15% बढ़ा दिया है। नई दरें जो है वो 24 जून से लागू हो गई हैं, यानी अब मकान मालिकों और दुकानदारों को पहले से ज़्यादा टैक्स देना होगा। और इसका असर जो है वो किराएदारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई जो मालिक, जब खर्चा उनका बढ़ेगा तो किराए के खर्च में वो ज़रूर जोड़ेंगे। नगर निगम का कहना है कि करीब 30 साल बाद टैक्स दरों में संशोधन किया गया है और इससे मिलने वाली जो अतिरिक्त आय है शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। हालांकि आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, इसलिए आज हम ये सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, ठीक है, 30 साल बाद ही वो किए हैं, लेकिन 30 साल बाद एकाएक 15% बढ़ा देना कहाँ तक उचित है। बिल्कुल 1995 के बाद ये संपत्ति कर बढ़ा है,
और 24 जून से ही इसको इन्होंने लागू कर दिया। आज हम लोग 25 जून को बात कर रहे हैं, 24 जून से ही इसको इन्होंने लागू कर दिया। तो वो किराए पर दुकान कौन लेता है? जो लो मिडिल क्लास फैमिली का आदमी होता है, जिसके पास कोई अस्थाई नौकरी रोजगार नहीं होता है, वो एक दुकान ले करके और उसी में वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन जब आप 15% टैक्स बढ़ा देंगे तो बोझ तो पड़ेगा, और जब बोझ पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होंगे। उधर रजिस्ट्री टैक्स आपने बढ़ा दिया। देखिए, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बिहार के 3,47,000 करोड़ का बजट है, इतनी आय इसकी 60,000, 1,52,000 रुपया वही जो जीएसटी में इनको जो टैक्स में हिस्सा मिलता है केंद्र से वो है, 18% का सब्सिडी मिलता है, पूरा खर्च है उसमें, और तब भी इनको 18-19%, 20% पर लोन के लिए इनको डिपेंड करना पड़ता है। वैट ये केवल लगा सकते हैं डीजल पेट्रोल पर, चूंकि बिहार में शराबबंदी है तो आप लीकर जो जीएसटी और डीजल पेट्रोल बाहर है तो लीकर तो आपके यहाँ बैन है। तो अब इनको लगता है कि हम टैक्स बढ़ा करके, और भाई सुविधा, कभी पटना के गलियों में घूमिए तो मुख्य सड़क को छोड़, इस तरह से ड्रेनेज अभी भी प्रॉब्लम है। पहले यहाँ बनती है सड़क, फिर वो सड़क टूटती है, फिर नाला बनता है, फिर सड़क बनती है, फिर नाला और सड़क का अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, फिर वो चौक हो जाता है, फिर बनता है। तो जब आप उस टैक्स को बढ़ा के और नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं देंगे तो एक सवाल तो है। इंक्रोचमेंट एक पटना की बहुत बड़ी समस्या, चूंकि अनप्लान्ड सिटी है, जिसको जैसे लगा उन्होंने जमीन खरीदा और बना लिया घर, कोई देखने वाला नहीं है, नक्शा पास हुआ नहीं हुआ। बहुत सारी वैसी कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं और वहां पर अंधाधुंध निर्माण होते चला गया। तो टैक्स आप इस कह के या कह के बढ़ा रहे हैं कि हम जो सड़क है, जो बेसिक नीड्स है नगर निगम के क्षेत्र में, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो वहाँ की लाइटिंग है, उसको और हम बेहतर करेंगे। बिल्कुल, अगर आप बेहतर करेंगे तो थोड़ा टैक्स देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको बेहतर नहीं और इधर आप चीजों को बढ़ा दिए। आज हम देख रहे थे कि कह रहे थे कि प्रधान मुख्य सड़क के किनारे आरसीसी छत के साथ पक्का भवन जो पूर्ण रूप से व्यवसायिक है उस पर 62 रुपए 10 पैसे और अन्य भवन पर 41 रुपए 40 पैसे, पूर्ण रूप से आवासीय भवन पर 20 रुपए 70 पैसे प्रति वर्ग फीट का टैक्स दिया है। अब सोच लीजिए, प्रति वर्ग फीट का टैक्स है। एक छोटा सा कमरा भी कोई लेता है तब उसके टैक्स में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, और उसके अनुसार अगर उसके व्यवसाय नहीं चल पाए तो फिर तो एक अत्यधिक बोझ पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, ये तो सरकार ने तय किया है, कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, तो देखते हैं कितना टैक्स लोग चुका पाते हैं। और दूसरी चीज जो सरकार कह रही है या नगर निगम जो कह रहा है कि भाई हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरह का टैक्सेस, तो वो टैक्सेस बढ़ा करके जो आपकी सुविधाएं हैं उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे। जनता इसका भी इंतजार करेगी, क्या वो सुविधाएं बढ़ी। ट्रैफिक जाम की समस्या से आज भी पटना जूझ रहा है। किसी भी किनारे से अगर आप निकलना चाहें तो ट्रैफिक जाम इतना होता है कि आप उस आवर में, बिजी आवर में तो कोई शेड्यूल को आप फॉलो ही नहीं कर सकते। तो अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं बढ़ाइए, लेकिन अगर उसकी जो पैसे हैं टैक्स के वो तो जनता ही दे रही है ना। बिल्कुल। और फिर वो सुविधा भी जनता को मिलनी चाहिए, और अगर वो जनता को सुविधा नहीं मिलती है तो टैक्स बढ़ाना तो जनता के लिए भारी पड़ जाएगा। लगेगा कि इतना अधिक बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है, बदले में हमें क्या मिल रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण पढ़ करके आपको बता दिया कि कैसे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से व्यवसायिक, आवासीय, इस तरह के चीजों को में मुख्य सड़क पर कैसे बढ़ा दिया गया। तो एकाएक इतना टैक्स बढ़ाने से अच्छा था कि आप हर 5 साल पर, 10 साल पर बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते। बिल्कुल। लेकिन 95 के बाद सीधे 15% टैक्स बढ़ाना, मैं मानता हूं कि नागरिकों पर एक बोझ है, और जनता इस बोझ को बिहार जैसे राज्य में कितना सहन कर पाएगी, कितना ढो पाएगी, ये तो वक्त बताएगा।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।